एक अन्य मित्र लिखते हैं कि प्रणाम गुरुदेव, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं पिछले 3 महीने से YouTube पर आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। आपको सुनने से पहले मैं ओशो को सुना करता था और उनसे बहुत प्रभावित था, लेकिन YouTube पर पहली बार जब आपको देखा तो मुझे एक हीलिंग जैसा एहसास हुआ और मुझे लगा कि ये जो सर्फिंग मैं जो खोज रहा था, सर्फ कर रहा था, सर्च कर रहा था इंटरनेट पे, वो वेस्ट नहीं गया है। मैंने आपकी सारी स्पीचेस सुन ली हैं और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने अपने प्रवचनों में गिल्ट के बारे में बात नहीं की है और मेरे लिए इस गिल्ट से, अपराध बोध से मुक्त होना बड़ा मुश्किल जान पड़ रहा है। मेरे जैसे लोग जो इस अपराध बोध से गुजरते हैं, जो उनको क्रश कर देता है, किल कर देता है भीतर ही भीतर, उससे कैसे मुक्त हों? कृपया इस पर कुछ कहें। तुम लिखते हो कि तुमने सारे डिस्कोर्सेस सुन लिए, तुमने थोड़ा ध्यान से नहीं सुने होंगे, अन्यथा तुम्हें जरूर उत्तर इसका मिल गया होता। अनेकों बार मैं इस विषय पर बोला हूँ। बहुत संक्षेप में गिल्ट की बात को समझें। उसको समझने के लिए तुमको फिर से इसी बात को समझना होगा कि गिल्ट बनता क्यों है, अपराध बोध बनता क्यों है। अपराध बोध बनता है जब तुम ये मानकर चलते हो कि तुम कुछ कर रहे हो। ये हमारे डूअर स्टेट का, हमारे कर्तापन का ही बाई प्रोडक्ट है। और मैं बार बार इस बात को स्पष्ट करता रहा हूं कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम डूअर नहीं हो। तुम्हारे माध्यम से बस सब घटता है, तुम्हारे कर्म भी घटते हैं। तुम कहोगे कि नहीं, मैं करता तो हूं, मैंने किया, लेकिन तुम अगर बहुत इसका विश्लेषण करोगे तो तुम देखोगे कि सचमुच में ऐसा नहीं। तुम्हारे अंदर विचार घटते हैं, किसी विचार को तुम पैदा नहीं करते या किया। तुम किसी विचार को पैदा कर सकते हो? देखो इस बात को, तुम देख पाओगे कि तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर अचानक कोई विचार जम करके आता है और वो विचार एक श्रृंखला पैदा करता है, एक चेन पैदा करता है। विचार तुम्हारे भाव को स्टिमुलेट करता है, वो भाव तुम्हारी इच्छाओं को और फिर वो क्रियाओं को, और तब तुम्हारे कर्म घट जाते। अगर तुम्हारे अंदर वो विशेष किस्म का विचार ना घटा होता तो ये पूरी श्रृंखला नहीं चली होती और तुमसे वो कर्म नहीं हुआ होता। तो जो प्रारंभिक रूप से ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, तो कर्म भी तुम्हारे नियंत्रण में कहाँ था? वो एक श्रृंखला थी। लेकिन ये बात जब अपने लिए समझोगे तो ये बात सबके लिए ही लागू होगी। ऐसा नहीं कि तुमसे तो सब हो रहा है और बाकी सब कर रहे हैं तो तुम कहो कि नहीं नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए। सभी के माध्यम से हो रहा है। तो तुम जब ये पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, इसको पहले तो इंटेलेक्चुअली ही तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल के बाद धीरे धीरे वो टोटल तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में बदले, वो तुम्हारा एक फॉर्चुनेट पहलू होगा। लेकिन पहले तो तुमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअली समझ कर, पूरे लॉजिक लगाकर, अगर तुम जितने भी लॉजिक लगा सकते हो कि क्या तुम सचमुच में करते हो। इसको अपना ध्यान बनाओ, रोज बैठो और अपने एक भी उस कार्य को, कर्म को
जिसको तुम सोचते हो कि तुमने ही किया है, उसको एक्सप्लोर करो कि वो कैसे हुआ। तुमने किया तो स्टिमुलेट कहाँ से हुआ, किस घटना ने, किस विचार ने, किस परिस्थिति ने, कैसे क्या क्या हुआ। और तुम हमेशा जब उसको एक्सप्लोर करते हुए पहुँचोगे तो तुम्हें यही दिखाई देगा कि नहीं, वो हुआ। क्योंकि अगर वो विचार एकदम से ना गया होता तो तुम इसको नहीं करते। तुम बैठे थे, एकदम से तुमको अपने किसी प्रियजन का ख्याल आ गया, फिर तुमको याद आया कि अरे बहुत दिन से उनसे बात नहीं हुई, तो चलो फ़ोन करते हैं। तुमने फ़ोन मिला दिया, फ़ोन पर जैसे ही तुम्हारी बात हुई, उधर से तुमको कोई काम बता दिया गया कि ज़रा ये काम कर लेना। तुम वो काम करने निकल गए। तुम काम करने गए, वहाँ काम ठीक से नहीं हुआ, तुम दो लोगों से उलझ गए, झगड़ा कर बैठे। फिर तुम घर लौटे और अपराध बोझ से भर गए कि देखो मैंने झगड़ा किया, अच्छा नहीं किया, या कोई भी घटना हो सकती थी। अब तुम सोचो कि वो विचार कहाँ से तुम्हारे अंदर उतरा था जिससे तुमने फ़ोन मिला दिया था। एक चेन चली जिसने तुमको वहाँ तक पहुँचाया। और जो तुम्हारी कंडीशनिंग थी, जो तुम्हारे पैटर्न थे कंडीशनिंग के, तुम्हारे जो मेमोरी के पैटर्न थे, तुम्हारे जो जेनेटिक पैटर्न थे, जब वो उसके कॉम्बिनेशन में आए तो कुछ सर्टेन टाइप की हैपनिंग्स होने लग गई। क्योंकि वो सर्टेन टाइप की ही होंगी। हर बॉडी माइंड से, हर शरीर मन से वो अलग अलग होंगी, एक जैसी नहीं होंगी। कहीं कोई व्यक्ति जाएगा, झगड़ा कर बैठेगा, कोई नहीं करेगा, कोई शांत बना रहेगा। कोई नहीं करेगा और शांत भी रहेगा, और कोई नहीं करेगा और अंदर अंदर घुलता रहेगा कि मैंने ये बोल दिया होता, मैंने ये कर दिया होता, और मैंने ये नहीं किया तो मैंने वो नहीं किया, और परेशान है वो अंदर अंदर। 10 साल 20 साल बाद भी बात याद आ जाती है कई लोगों को, तो वो परेशान हो जाते हैं। मेरे पास तो ऐसे लोग भी आते हैं जो 50-50 60-60 साल पहले की घटनाओं को लेकर परेशान हैं कि तब ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा क्यों किया था। पेड़ पर बंदर बैठा था, मेरे हाथ में बंदूक थी और बंदर ने पेड़ को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया था, मुझे गुस्सा आ गई थी और मैंने सीधे उसको शूट कर दिया। घटना आज से 50 साल पहले हुई थी, मैं क्या करूं। जब याद आती है तो बड़ी पीड़ा होती है। ऐसे उदाहरण हैं बहुत सारे। बीत गई, घटना गई, उस समय की परिस्थिति थी, उस समय का घटनाक्रम था। कुछ परिस्थिति, कुछ ऐसे बानक बने जिनसे वो घटना बनी। आज तुम उस पैटर्न से, उस मेमोरी से पूरी तरह फ्री हो, लेकिन तुम उसमें अटक सकते हो। अटकना तुमको गिल्ट में भी डालता है, तुमको डिप्रेशन में भी डालता है, तुमको तरह तरह की एंजाइटी में भी डालता है। जितना भी हमारा ये साइकोलॉजिकल कोलैप्स है वो हमारे इस आइडेंटिफिकेशन के चलते ही है। व्यक्ति बस एक चीज़ विड्रॉ कर ले अपने अंदर से, आइडेंटिफिकेशन, सारा का सारा जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है वो चला जाएगा। और कुछ करना ही नहीं। हम उसको ये समझाएं कि तुम नहीं, निगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करो, तुम अच्छी चीज़ें करो, लेकिन वो करो जब तक बना रहेगा और उसको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो थोड़ी देर बाद उसको फिर ख्याल आएगा लेकिन मैंने किया तो वो भी था, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वो भी कर सकता था। गिल्ट बना रहेगा, गिल्ट जाएगा नहीं, वो दब जाएगा, अंडर कारपेट हो जाएगा। तो पहली चीज़ तुमको यही समझनी है कि तुम कर ही नहीं सकते थे, कोई भी कर ही नहीं सकता, किसी ने आज तक कुछ किया ही नहीं, सब बस हुआ है। जब सब हुआ है तो तुम अपने ऊपर बोझ क्यों लेते हो। गिल्ट फ्री हो सकते, तुरंत के तुरंत तुम गिल्ट फ्री हो सकते हो, शेम फ्री हो सकते हो और ईगो फ्री हो सकते हो। ईगो आइडेंटिफिकेशन का वो फॉर्म जो तुमको परेशान कर रहा है, और ईगो का वो फॉर्म जो फंक्शनल है वो बना रहेगा। लेकिन जो ईगो कि मैं किसी को नीचा दिखा सकता हूँ, किसी के ऊंचे जा सकता हूँ, किसी को पीछे छोड़ सकता हूँ, किसी के आगे जा सकता हूँ, ये सब उसी इल्यूजन के फॉर्म में कि तुम ऐसा कर सकते हो। करने वाले भी एक मुकाम पर देखते हैं कि उनसे कुछ होता नहीं, इसीलिए आज तक किसी हिट फिल्म का फार्मूला नहीं बन पाया, आज तक किसी हिट किताब का फार्मूला नहीं बन पाया, न किसी हिट व्यक्ति का फार्मूला बन पाया। कि हो जाता है कभी कभी
बनी, प्रयास सारे हुए और चीज़ चल निकलती है। किसी को नहीं पता कब क्या चीज़ एनर्जी गेन कर लेती है। कई बार लोगों को लगता है बहुत बड़े बड़े ऑथर हुए, उनकी कोई पुस्तक अचानक बहुत प्रसिद्ध हो गई और बाद में उन्होंने उससे भी अच्छी किताबें लिखी, और वो हमेशा हैरान होते हैं कि ये वाली तो मैंने बहुत अच्छी लिखी, लेकिन पता नहीं क्यों यही वाली प्रसिद्ध है, लोगों को वही पसंद आ रही है। कोई तुकतान नहीं। अगर ऐसी गणित बन गई होती तो कभी कोई असफल होता ही नहीं, सब सफल ही होते। हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल लेते, खोलते अभी भी लोग हैं, क्लासेज भी चलाते हैं, वर्कशॉप भी चलाते हैं, सब चलाते हैं, स्पिरिचुअल लोग भी चलाते हैं। अब तो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए कार्मिक हीलिंग से लेके तुम्हारे कर्मा रिफाइनमेंट से लेके तुम्हें वेल्थ इन्फोर्समेंट से लेके सब कुछ वर्कशॉप से और तुमको पैकेजेस में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि सब अमीर ही हुए चले जा रहे हैं। तो इस बात को बहुत क्लियरली समझ लें, ना कोई फार्मूला है, ना कोई पैकेज है, ना कोर्स है। मैनेजमेंट से लेके स्पिरिचुअल, रिलीजियस, सारे लोग तमाम तरह के कोर्स पैकेज चलाने में लगे हैं। हीलिंग के पैकेज हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि सारे लोग हील्ड ही हो जाते हैं। ऐसा तो वक्त कभी नहीं आता कि हमने सबको हील कर दिया, कोई बीमारी नहीं पड़ रहा। बीमार पड़ते हैं लोग, मरते हैं लोग, गरीबी आती, अमीरी आती है, अमीर आदमी नीचे आ जाता है, गरीब ऊपर चला जाता है। बस कोर्स और पैकेज का फ़ायदा ये ज़रूर होता है, जो चला रहा होता है वो अमीर ज़रूर हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो भी ज़्यादा देर रह पाए, ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो कोई भी चीज़ ऐसी परमानेंट खोजी नहीं गई जिससे तुम कहो कि ऐसा होता है, तब कहा जाए कि ये तो कर्म है जिसको तुम करते हो, तुमको पकड़ में आ गई बात। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, थॉट पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तमाम तरह की थ्योरी, कॉन्सेप्ट सब हम जानते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। अंतर पड़ता है कहीं? तमाम तो ऐसे हीलिंग के गुरुओं को मैं जानता हूं जो खुद तमाम तरह की बीमारियों से मर गए, और ऐसी सामान्य बीमारियों से जिनको तो वो चुटकियों में हील करने का दावा करते थे। क्यों आ गई आपको? आप तो स्टेज पर खड़े होकर क्लेम करते हैं कि, अपनी किताब में क्लेम करते हैं कि नहीं, हम तो हर चीज़ ठीक कर देते हैं, कैंसर से, एड्स से लेकर और हर चीज़। फिर आप पता चलता है कि छोटी सी किसी बीमारी से मर जाते हैं, क्योंकि वो इम्पर्सनल हैपनिंग है। होगी, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो गिल्ट की ज़रूरत नहीं है, और प्राइड की, इस ईगो की ज़रूरत नहीं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूँगा। सब तुमसे हो रहा है, तुमसे हुआ। न तुमको किसी शर्म की ज़रूरत है, अगर तुमसे कुछ हुआ, हुआ तुमसे, अस्तित्व ने वैसा ही चाहा होगा। अभी तो सब सामान्य है, तो सामान्य रहो। इस बात को इंटेलेक्चुअली ही समझ लो, तुम्हारी 80% परेशानी चली जाएगी गिल्ट, सेम, प्राइड की, और 20% के लिए तुम ग्रेस का इंतज़ार कर सकते हो, वो भी घट जाएगी। अब अगर तुम इंटरनेट पे सर्फ करते हुए मेरे डिस्कोर्स तक पहुंच सकते हो, जो कि एक हैपनिंग है, तुम सोचो लाखों करोड़ों वीडियोज़ इंटरनेट पर पड़े होते हैं, उसमें से तुम एक तक पहुंच जाते हो जो तुम्हारे जीवन पे कुछ प्रभाव डालता है, तो ये हैपनिंग है। तुम वहाँ तक पहुँच गए, तो तुम तक ग्रेस आनी होगी तो वो भी आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तुम 80% ठीक हो सकते हो, अगर इतनी बात समझ लो और एक्सेप्ट कर लो। 20% ग्रेस आएगी, तुम टोटली हील्ड, टोटली फ्री हो जाओगे, और कोई उपाय नहीं।